5th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कौन सी एग्जाम्पल थी? एग्जाम्पल नंबर 5th। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से मतलब वो बोलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इनका अगर आप बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चंस जो है आप इसको क्रैम नहीं कर सकते। इनमें कैलकुलेशन पार्ट तो होता ही नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो 6 की पावर n है, ठीक है, और n नेचुरल नंबर है। मतलब अगर मैं 6 को जो है 1 पावर ले लूँ तो 6 का आंसर 6 आएगा। 6 की पावर 2 ले लूँ तो 36 आएगा। 6 की पावर 3 ले लूँ तो 216 आएगा। 6 की पावर 4 ले लूँ 1296 आएगा। मतलब यहाँ पर हमारा एंड जो है वो हमेशा 6 पर हो रहा है। ये वैसे भी 6 नंबर की खासियत है, उसको जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हमेशा एंड जो होगा वो 6 पर ही होगा। मतलब 0 पर तो कभी नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर ख़त्म है। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं आपको क्वेश्चन जो है वो फील करवा पाऊँ कि वो पूछ क्या रहे हैं, कि क्या कभी किसी पावर के लिए इसका आंसर जो है, इसके आंसर में लास्ट पे कभी 0 आएगा। तो वो आपको क्लियर है कि 0 तो नहीं आएगा। लिखना कैसे है, पेपर में कैसे करेंगे? अब आपको याद होगा कि मैंने ना आपको एक चीज़ करवाई थी आपकी बेसिक्स वाली वीडियो में। एनी नंबर विच कंटेन 0 इन लास्ट डिजिट देन उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में करवाया था। इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई भी नंबर सोच रहे थे 40, इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आपको इसमें 2 और 5 मिल जाएंगे। 30 कर लो, इसमें भी आपको 2 और 5 मिल गए। 10 कर लो। मतलब जितने भी डिजिट्स, जितने भी नंबर्स जिनके लास्ट में 0 है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होंगे। अब जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है कि जो भी नंबर एंड में 0 होगा उसमें 2 और 5 जरूर होंगे। ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, ये ब्लैक वाला। ये जस्ट आपके समझने के लिए है, ठीक है, कि 30 में 2 और 5 हैं। 20 ले लो, उसमें भी 2 और 5 हैं। अब कोई भी नंबर दुनिया का सोच लो जो लास्ट में जिसके 0 है, 2 और 5 जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है ऐसा करते हैं 6 की ना जो वी नो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितनी आएगी? 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। देयरफॉर 6 रेज टू पावर n है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर n। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n मुझे नहीं पता कितनी पावर होगी। अब आपको पता है 6 एक कंपोजिट नंबर है, और तो 6 रेज टू पावर n भी एक कंपोजिट नंबर होगी। तो वी नो 6 रेज टू पावर n इज अ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना भी पेपर में आना चाहिए। ये कंपोजिट नंबर है एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपको पता है ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, बट उसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है यूनिक होती है, मतलब मैं 6 को किसी भी और मतलब की तरह से नहीं लिख सकता। मतलब प्राइम फैक्टर्स में मैं, मतलब प्राइम नंबर्स में मैं नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं है कि कोई और तरीके से भी मैं लिख पाऊंगा। और आपको पता है
मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ 5 इज मिसिंग हेयर। तो 5 जो है यहाँ पर मिसिंग है। अगर यहाँ पर 2 के साथ 5 भी होता तो ये पक्का एंड विद 0 होता, ये पक्का एंड विद 0 होता, बट यहाँ 5 मिसिंग है। तो इसलिए इसकी कोई भी पावर के लिए, n की कोई भी वैल्यू के लिए इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको वही लिख के दिखाया है कि ये कभी भी एंड विद 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि इसका कभी भी एंड 0 से हो सकता है। तो मैंने सिंपल सी बात कही कि बच्चों जब 0 ये कब होगा, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे। तो मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखी तो वो 2 और 3 आई, और हमारी थ्योरम क्या कहती है कि ये फैक्टराइजेशन जो होती है वो यूनिक होती है, मतलब इसको हम और तरीके से नहीं लिख सकते। तो मतलब यहाँ पर इसका आंसर कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेसिक सीख लेना और उसको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना, ये बार बार चीज़ें लिखनी, फंडामेंटल थ्योरम, ये सब चीज़ें ना आपका बेसिक क्लियर करती हैं और उसको शार्प करती हैं। जितना आप शार्प होते जाओगे मैथ्स में, उतना ही मतलब कि आपको आगे जाके कम प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया तो वहीं पर मतलब कि टाइम टाइम फिश की क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि बाहर से क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप इस तरह से चलोगे, जिस तरह से आपको मैं करवा रहा हूँ, आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल से मेरा मतलब है कि इन क्वेश्चंस के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, आपके बेसिक क्लियर चाहिए और वो आपके बेसिक ही क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। अब देखो सबसे पहले देखो प्राइम नंबर्स होते क्या है। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में मतलब एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक में बताया था कि जो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जैसे 1 और 2 हैं, 1 और नंबर मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन सी होती हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो हमें ये दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम दिखाएंगे कैसे, तो देखो अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर करनी है। कुछ बच्चों को जैसे आप मेरे को बताओ कि 6 इंटू 9 कितना होता है, 54, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। कुछ बच्चे ना ऐसे करते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे गलती करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये देखो 3 2 ज़ा 6, इसको 3 से करेंगे तो 18 आएगा, ये गलत है। तो इसको मैं ऐसे कॉमन नहीं ले सकता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। कॉमन हम कब ले सकते हैं, अगर 6 और 9 प्लस में हो। तो अगर कोई भी दोनों प्लस में है तो वहाँ से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ। अब आप चेक भी कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 और 2 5, इसको 5 से करेंगे तो 15 आ गया, मतलब ये इक्वल है। तो मतलब प्लस वाली स्टेटमेंट में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई में से मैं कॉमन नहीं ले सकता। कुछ बच्चे ऐसी भी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि इसको अब सॉल्व कर दो और जो आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स बना के देख लो। बट इसको हम थोड़ा सा स्मार्ट वे से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अब यहाँ पर ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, इन दोनों में 13 है, तो 13 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर कितना आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये बात आई होप आपको क्लियर है। ये तो वैसे ही लिख लिया, ये भी वैसे लिख लिया। 13 को 1 से किया 13 प्लस 13, मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, 77 प्लस 1, यहाँ कितना आएगा 13 इंटू 78। अब वैसे आपको क्लियर है कि इसके फैक्टर्स तो बन रहे हैं, बट फिर भी हम फैक्टर्स जो हैं इसके बना के देख लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं 78 लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके
इसके पीछे 8 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसके 2 3 6, मैं इसका हाफ कर दो 39 आएगा। अब पीछे 9 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 39 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, तो मतलब टेबल पे आने से मतलब इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 1 3, 3 3 9, तो यानी कि कितना आ गया, 13 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो विच एम्प्लाइज 13 इंटू 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो दिस नंबर, इस नंबर, ये जो नंबर है देखो फैक्टर्स है सारे, ये 2 भी इसका फैक्टर है, जो भी नंबर आएगा 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाया, देखो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको लिख के क्या दिखाया है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो इसकी ये प्राइम फैक्टर है, मतलब ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। मैं इतना श्योरली कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके 1 2 3 फैक्टर है, मतलब ध्यान से देखो 2 3 और 13 इसके फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसके मैं वो अभी अभी बताया, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर इस नंबर को आप सॉल्व करोगे, आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर देख लेना, उसका आंसर इतना आएगा। और ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है अगर मैं वो लिखूं तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो फिर से आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर पर कर सकते हो, बट इसको हम स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक नंबर है प्लस दूसरा नंबर है, इसको आप हमेशा इस तरह से दिखा करो, ये एक नंबर है प्लस दूसरा नंबर, ये एक नंबर है, इसमें से 5 और इसमें से 5 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 में से कॉमन गया तो 1 रह गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ से मैंने 5 जो है वो कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है 7 6 42 होता है, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड मास का रूल आप याद रखना, एडिशन पहले नहीं कर सकते, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता कितना आएगा 108 प्लस 1, तो कितना आ गया 1009। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ना मुझे आपको एक बात समझानी है। आप इसका सोल्यूशन कहीं पर भी देखोगे ना तो वो बोल रहे हैं कि ये 5 है, ये प्राइम नंबर है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर ही हो गया। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट मैं यहाँ पर आपकी बात करने वाला हूँ और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। देखो कोई भी इतने मतलब कि इतनी मतलब 1000 तक के प्राइम नंबर याद नहीं कर सकता। एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, मतलब ये प्राइम नंबर है बट मुझे ये याद नहीं है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, मतलब इतना बड़ा कि 1000 तक तो मुझे भी याद नहीं है, और ऑब्वियसली बात है आपको भी याद नहीं होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में, यहाँ पर तो आप सोल्यूशन देख लोगे, आप कहीं से भी सोल्यूशन देख सकते हो, बट अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने पेपर में आ जाए तब आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये नंबर एक बार चेक कर लो वो कितना आएगा। तो ये बेसिकली जो नंबर है ना, ये कितना आया 5045। तो ये एक नंबर है, तो हमें इसको कंपोजिट चेक करना है ना। मैं उस तरह से नहीं करवा रहा कि इसको बस क्रैम कर लो ये प्राइम नंबर है, मैं उस तरह से नहीं करवा रहा, क्योंकि आप इस सिचुएशन में कहीं पर भी फंस सकते हो। ये नंबर बहुत छोटा था, ठीक है। तो अगर 100 तक होता, जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर्स लिख के दिए हुए हैं कि ये इतने प्राइम नंबर्स आप 100 तक चाहे याद कर लो, हो भी जाएंगे, लॉजिकल भी है। इससे ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 5045 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ तो देखो कौन कौन से आएंगे। तो ये जो बात मैंने लिखी है ये आप पेपर में लिख सकते हो, बड़े ही आराम से लिख सकते हो। 1 इसका फैक्टर होगा, ये नंबर खुद भी इसका फैक्टर होगा, और यहाँ पर 5 लिखा गया है मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। 1009 चाहे प्राइम हो चाहे ना हो, ये इसका फैक्टर तो है ना, मतलब ये सारे जो हैं, मतलब अगर ये कंपोजिट है तो फिर तो ये ब्रेक हो ही जाएगा, और अगर ये प्राइम है तो फिर ये ब्रेक नहीं होगा। मतलब इसके कहने का मेरा मतलब यही है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
since 5045 has more than two factors, therefore it is a composite नंबर। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो इस क्वेश्चन को भी, इस पार्ट को भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी ऐसे कर सकते हो। 13 है, अब 78 इसका प्राइम हो चाहे ना हो, मुझे पता कि ये कंपोजिट है, 78 एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके फैक्टर्स कितने आने थे? ये नंबर कौन सा है? 1014, 1 भी आएगा, 1014 भी आएगा, 13 भी दिख रहा है, 78 भी। तो इस तरह से हम कंपोजिट नंबर ढूंढ सकते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई है। मैंने कुछ भी आपको क्रैमिंग वाली बात नहीं कही कि ये प्राइम नंबर है जी, ये याद कर लो। हमें नहीं याद करना, इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर हम नहीं याद कर सकते, बट हम इसको लॉजिकल तरीके से समझ सकते हैं। आई होप इसको आप समझ पाए। अब देखो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक कोई सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये आपका क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को मैं समझा देता हूँ। तो ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अब मान लो इसी डायरेक्शन में सोनिया जा रही है, इसी डायरेक्शन में रवि जा रहा है। अब सोनिया को ये पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। अब रवि को यही राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर वो एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करें, मान लो वो ऐसा भागना स्टार्ट करते हैं, तो वो दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब इकट्ठे होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो। अब यहाँ पर ना सब आपको बता दें कि इसका एलसीएम करना है। क्यों करना है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने किसी बच्चे से वैसे ही पूछ लिया कि यार वो ना दोबारा कब मीट करेंगे। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मान लो इसने 18 मिनट्स में एक राउंड निकाला, ठीक है, 18 मिनट हो गए इसको। अब दूसरा राउंड निकाला उसने, 18 और कर दिए 36, ठीक है। अब रवि ने एक राउंड 12 मिनट्स में निकाल दिया, फिर राउंड निकाला, फिर राउंड निकाला, 36 ये हो गया। तो मतलब वो 36 मिनट बाद सेम यहीं पर खड़े होंगे। अब मैंने एक और बच्चे से पूछा, उसने मुझे पता क्या कहा, सर 18 और राउंड निकाल लिए, मतलब 72। 36 में मैंने इसको ऐड कर दिया तो 72 आ गया। अब इसने भी 3 राउंड और निकाल दिए, 72 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर मतलब कि 72 मिनट्स बाद भी वो मिलेंगे। अब ऐसे ही करते अगर हम इसमें 36 और ऐड करेंगे तो 108, इसमें भी 36 ऐड करेंगे 108। तो हर एक मतलब कि इस तरह से 36 पर भी वो मीट करेंगे, 72 पर भी वो मीट करेंगे, 108 पर भी वो मीट करेंगे। तो हर एक थोड़े थोड़े टाइम बाद वो मीट करेंगे आपस में। तो यहाँ पर वो ये तो नहीं पूछ रहे कि कितनी बार वो मीट करेंगे, किस किस टाइम पर मीट करेंगे। उन्होंने ये पूछा कि वो दोबारा कब मिलेंगे, मतलब दोबारा वो यहीं पर मिले हैं। पहली बार वो दोबारा यहीं पर मिले हैं, मतलब 36 पर ही मिले हैं, मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट है। 72 से ध्यान से देखो, बेसिकली मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 18 36 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है, 18 72 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी डिवाइड कर रहा है। तो उन्होंने सबसे लोवेस्ट पूछा। आई होप आप क्वेश्चन को फील कर पाए हो, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम का जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए लिखा है, क्योंकि आप जब भी नोट्स पढ़ो आपको समझ में आए कि हमें यहाँ पर एलसीएम क्यों करना है। मैंने वही लिखा है कि सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। उन्होंने हमें पूछा है कि वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलना है, मतलब उनको वो राउंड कंप्लीट भी करने हैं और हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे छोटा नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको समझाया कि वो बहुत बार मिलेंगे, बट सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो कंप्लीट डिवाइड, मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 12 से भी 18 से भी। कंप्लीटली डिवाइड होने से मेरा मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि राउंड बीच में रह जाएगा, वहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पर बोला है, और ये तभी कंप्लीट होगा
मगर ये स्टार्टिंग पॉइंट वो तभी मिलेंगे जब सोनिया के 18 मिनट्स और रवि के 12 मिनट्स कंप्लीट होंगे, मतलब जब वो राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट करने से मतलब यही है कि 12 और 18 से वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है क्योंकि हमें मतलब कि 12 और 18 का मतलब कि एलसीएम फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये बहुत ईजी है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं यहाँ आपको यही कहूँगा कि दूसरा मेथड ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब 2 में सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 में सबसे बड़ी पावर 2 है, कितना आया 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट्स, ठीक है। अब आपको वैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो 36 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे, जस्ट यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ मैंने को लिख के दिखा दिया कि 36 मिनट्स बाद वो सोनिया और रवि दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। मेनली है कि इस क्वेश्चन को फील कर पाना, सिर्फ सोल्यूशन बता देना कि एलसीएम कैलकुलेट कर लो, और आपको रीज़न भी देना, आपको एक थॉट प्रोसेस भी देना कि आप इस तरह से सोचोगे, इसलिए हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आई होप सबको आप समझ पाए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।